तो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है इमोशंस। तो इमोशंस सभी को पता है, ये हमारे साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो साइकोलॉजी के अंदर भी हम इनसे ये सारे के सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बट जितना हमारा कम्युनिटी के अंदर दिया हुआ वो भी हमने डिस्कस करना है। तो इमोशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, हमारे ऑर्गेनिज्म जो पार्ट होता है उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग पाई जाती है। इमोशंस जो है वो मोटिवेट ह्यूमंस बिहेवियर। तो वो इमोशंस क्या करते हैं, वो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करने का काम करते हैं। इमोशंस जो है वो हमारे क्या करते हैं, ये हमारे जैसे कि एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं, इसकी विशेषता होती है कि ये दोनों हमारा एक्सटर्नल और जो हमारा इंटरनल जो चीज जो चेंज होती है हमारे अंदर, गुस्सा आता है, प्यार आता है, किसी भी तरीके का बिहेवियर होता है, तो वो हमारे इमोशंस के अंदर अच्छा लगता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल होता है इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक इमोशंस हैं हमारे। तो कुछ हमारे जैसे कि फियर है, इसमें जो फियर है यानी कि जो डर होता है, फियर जो होता है वो मोस्ट कॉमन इमोशंस होता है किसी भी इंसान के अंदर, और ये प्रोड्यूस करता है एक्साइटमेंट और डिप्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट एंड फाइट, यानी कि बहुत ही लड़ना या उन चीजों को छोड़कर भाग जाना। तो कुछ कॉमन फियर्स हमारे होते हैं, जैसे कि फियर द डार्क, यानी कि अंधेरे से डरना, फियर द कुत्ते से डरना, फियर द स्नैक, सांप वगैरह से डर लगना, भूत से डर लगना, सिकनेस बीमार होने से डर लगना है, फियर ऑफ डेथ मृत्यु से भय लगना। तो इस तरीके के कुछ स्पेसिफिक इमोशंस होते हैं हमारे फियर्स को लेकर के। और फियर बिकम ऑफ द एक्सग्रेडेड ऑफ द अननेसेसरी। और ये जो फियर होता है, जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में अननेसेसरी या असाधारण हो जाता है, या जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। सच फियर आर कॉमन इन द पेशेंट विद द मेंटल डिसऑर्डर। और ये जो फियर होता है ये कॉमन होता है किसी भी पेशेंट के अंदर जिसे कि मेंटल डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एंगर। एंगर होना, गुस्सा गुस्सा होना। तो ये हमारे जो बेसिक इमोशंस होता है किसी के इंसान के अंदर, तो हाई रेंज का ये हमारा होता है। तो इसका जो रिएक्शंस होता है वो ऑफेंसिव टाइप होता है, यानी कि आक्रामक, यानी कि गुस्सा या बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस के तरीके से होता है। और ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होता है, यानी कि विनाशकारी फोर्सेस होता है। मतलब इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है, मारपीट कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है। तो इस तरीके का फोर्सेस डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी बोला जाता है एंगर जो होता है उसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो होता है यंगर जो होता है डिस्ट्रक्टिव तो होता ही है, और ये नॉट कंट्रोल्ड, और ये ऐसा भी हो जाता है कि ये कंट्रोल में भी नहीं होता है। और अगर किसी पर्सन इवन द कमिटेड मर्डर, तो अगर कोई ये कंट्रोल में नहीं हो सकता है ना, तो इम्पल्सिव पर्सन, कोई इंसान जो है वो मर्डर करने तक की घटना तक जो है पहुंच सकता है। तो इस तरीके की हमारी एंगर सिचुएशन होती है। एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी जो है वो मैनिफेस्ट की जाती है सबका सिम्टम ऑफ द रिपीट पल्स एंड द ब्रीदिंग। तो हमारी एंजाइटी यानी कि जो बेचैनी होती है अंदर से, तो उसमें क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो अलग हो जाता है, फ्लोटिंग से टर्मर, यानी कि बहुत ज्यादा बेचैनी होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, कंपन शुरू होना, मुंह का सूख जाना, मन मचलना स्टार्ट हो जाना, दस्त वगैरह लग जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। तो इस तरीके की जो चीजें होती है एंजाइटी के अंदर दिखाई देती है। पेशेंट एडमिटेड द हॉस्पिटल ऑफ द एनक्सिस। तो हमारा जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल में जब उसको हॉस्पिटल में जब वो आता है, एडमिट किया जाता है, तो ये ऐसी चीजें उसके अंदर होती है। एंजाइटी लीड टेंशन, और एंजाइटी जो है वो टेंशन को लीड करती है, टेंशन जो है वो दर्द को बढ़ाता है। तो इसमें जो नर्स है उसको समझना चाहिए कि पेशेंट की जो एंजाइटी है उसे दूर करने के लिए उसे क्या देना चाहिए, रीएश्योरेंस, यानी कि सांत्वना जो है वो देनी चाहिए। काइंड द वर्ड फ्रॉम द डॉक्टर ऑफ नर्स वर्क लाइक द मैजिक एंड गिव द पेशेंट कंसिडरेबल रिलीफ फ्रॉम द मेंटल एंजाइटी। तो दयालुता भरे या प्यार भरे जो शब्द होते हैं, अगर डॉक्टर और नर्स पेशेंट के साथ इस तरीके से दयालुता का व्यवहार करते हैं, तो वो जो शब्द जो बोलते हैं डॉक्टर और नर्स, वो जादू का काम करते हैं किसी भी पेशेंट के ऊपर। और उनको जो मेंटल एंजाइटी है उनसे रिलीफ मिलता है, उनसे बहुत हद तक उनको छुटकारा मिलता है। आगे आ जाता है हमारा लव। लव इज ए फीलिंग ऑफ अटैचमेंट। तो ये भी अटैचमेंट की फीलिंग होती है, प्यार कुछ पर्सन के अंदर, और ये बेसिक इमोशंस ऑफ मैन। तो ये आम इमोशंस है किसी भी इंसान के अंदर। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम इमोशंस जो हमारी स्टेट होती है किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के अंदर हमारी देखी जाती है। तो एंगर कैन कॉज द पर्सन टू बी द रूट्स एंड ऑफ सरकास्टिक। तो इसमें जो गुस्सा जो होता है वो किसी कारण से किसी भी इंसान के अंदर रूड यानी कि बहुत ही सख्त जो व्यवहार है वो दिखाता है। डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस जो है वो इंटरफेयर विद ह्यूमन एफिशिएंसी। तो जो हमारे इमोशंस से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर है तो वो क्या करेगा, किसी भी ह्यूमन की कोई भी क्षमता होगी तो उसमें इंटरफेयर करेगा। यानी कि उसमें क्षमता तो बहुत अच्छी है पढ़ने की, लेकिन उसे गुस्सा आता रहता है या चिड़चिड़ा हो रखा है या फिर किसी चीज का डर है, तो वो चीजें क्या करती हैं, उसकी जो क्षमता होती है उसमें इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसे किसी भी चीज में इसका ध्यान नहीं लगेगा। लैक ऑफ एप्टीट्यूड, से भूख ना लगना। ठीक है, रिस्क वगैरह बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाएगा, उसे नींद आने में कमी हो जाएगी, पेशेंस की चीजें हमारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इमोशनल डिसऑर्डर जो होता है वो किसी बच्चे में भी पेरेंट्स उसकी हो सकती है। टेम्पर और टेंट्रम करना स्टार्ट कर देगा, इनके बहुत ज्यादा नखरे करना, रोना धोना स्टार्ट कर देता है, एब्डोमिनल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पाजम होना स्टार्ट हो जाएगा। और एंटी सोशल बिहेवियर वो करेगा, यानी कि सबसे अलग हट के चलेगा, बच्चा अलग से जिद करेगा, अलग से चीजें करेगा, और बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा गुस्सा उसको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है इमोशंस के अंदर। तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल इलनेस, हमारी साइकोलॉजिकल जो हमारी इलनेस इसके अंदर आ जाती है, तो ग्रुप होता है जैसे कि बीमारियों का, साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती है, माइंड एक्टिव बॉडीज,
तो इसमें हमारी एसेंशल्स जो होती है हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर है, अस्थमा है, अल्सरेटिव है, कोलाइटिस है, तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये हमारा बीपी बढ़ने की वजह से या फिर किसी भी प्रकार के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से, रोने धोने से, अस्थमा वाली जो प्रॉब्लम है या फिर अल्सर छाले वगैरह हो जाना, तो ये सारी की सारी हमारे इमोशनल स्टेट के चेंज हो जाने से हमारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए इनको बोला जाता है साइकोलॉजिकल इलनेस, क्योंकि साइकोलॉजिकल अगर इंसान डिस्टर्ब होता है, मानसिक तौर पर कोई प्रॉब्लम उसे होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है, डिसऑर्डर जो है क्रिएट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। इसमें देखेंगे कि कंट्रोल कैसे करें इमोशंस को। तो इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम मानसिक तौर पर अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिजिकल तौर पर हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो वेल एडजस्टमेंट करते हैं मेंटल हेल्दी पर्सन जो होता है अनेबल कीप टू हिज इमोशंस अंडर कंट्रोल। तो जो समझदार इंसान है, जो बढ़िया एडजस्टमेंट करके चलने वाला इंसान होता है, जो मानसिक रूप से हेल्दी पर्सन होता है, वो क्या करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है। शुड नॉट कैरी अवे वन द इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन, शुड बी द लव ऑफ द अप्रिशिएशन। तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलता है। और जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने प्यार प्रेम से बच्चों से बात करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों से अच्छे से बात करनी चाहिए, ग्रो इमोशंस मेच्योरिटी, क्योंकि बच्चों से अच्छे से बात करोगे तो वो जो है इमोशनल तौर पर जो है निच्योर होते चले जाएंगे। एडल्ट जो है वो हैप्पी फैमिली लाइफ बेसिक फ्रॉम द इमोशनल एडजस्टमेंट करके चलनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, पेशेंट को अच्छे तरीके से एश्योरेंस देना चाहिए ताकि वो जो भी जिस भी प्रकार का उसका डर है वो उसका दर्द जो है वो दूर हो जाए, उसे समझ में आए चीजें, तो सारा फियर और एंजाइटी उसकी दूर हो जाए। तो ये जो टिप्स होते हैं इसको कंट्रोलिंग ऑफ द इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे काम आते हैं। तो इस तरीके से इमोशंस पे कंट्रोल आप कर सकते हैं। और जो वेल हेल्दी पर्सन होता है वो अपने इमोशंस पर हमेशा कंट्रोल रखता है, खुशी पर भी, दुख पर भी, गुस्से पर भी, और अपने जिस भी तरीके के इम्बैलेंस कर रहा है उसका इमोशंस, तो वो कंट्रोल कर पाएगा उसका। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। गुस्से को मतलब गुस्सा क्या, आपने जितने भी इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ चीजें अपना सकते हैं। आप सबसे पहले अपनी हॉबीज वगैरह को बढ़ावा दे सकते हैं। जो आपकी हॉबीज है वो आप काम करें ताकि आपका गुस्से और इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। आप अच्छी आदतें अपना सकते हैं, ठीक है, अच्छी चीजें कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आप फिलोसफी ऑफ लाइफ अनेबल टू द अवॉइड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। तो आपने जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपकी विचारधारा है नेगेटिव पॉजिटिव इधर से उधर, जो ओवर थिंकिंग वगैरह, उन सभी को आप छोड़ सकते हैं। तो आपकी जो आप अपनी अच्छी फिलोसफी को अडेप्ट करते हैं अगर लाइफ के अंदर, आप ट्राई कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग योर ओन लिमिटेशंस। तो आप अपनी सारी की सारी लिमिटेशंस को, कि भाई मैं कहाँ तक मेरी लिमिटेशंस है, कहाँ तक मुझे जाना चाहिए, इस पर ट्राई कर सकते हैं। उन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डेवलप कर सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर्स, आप उसको डेवलप जरूर करेंगे। चाहे आप किसी चीज़ को पढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, आगे नई नई चीज़ें सीखें, तो आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। साइकोलॉजी की जो स्टडी होती है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इमोशंस एंड द नीड टू कीप इमोशंस अंडर कंट्रोल। तो जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो आपकी इस तरीके से हेल्प करेगी कि आप सभी तरीके के इमोशंस को अच्छी तरीके से समझ पाएं, जो जरूरत है इमोशंस की वहां तक ही आप इमोशंस को यूज में लाएं और अंडर कंट्रोल रखें आप अपने इमोशंस को, और अपनी जो जरूरत है उसी के हिसाब से आप इमोशंस को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को आप कंट्रोल में करेंगे तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है आपकी अच्छी हैबिट, अच्छी हॉबीज हैं, जो आपकी अच्छी हैबिट्स हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है और अच्छी फिलोसफी पे ध्यान देना है। तो इस तरीके की आदतें आप जीवन में अपना करके अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सकते हैं और अपने इमोशंस को कहीं हद तक सुधार सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए